हेलो दोस्तों, चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आरएसआई इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा, जो सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग इंडिकेटर्स में से एक है। हम आरएसआई इंडिकेटर पर अधिक डिटेल से नजर डालेंगे और अपने व्यू को फाइन ट्यून करेंगे, ताकि आप अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए इस इंडिकेटर का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और बेल आइकॉन को अनेबल करें, ताकि आप आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। खैर, यह वीडियो फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेगा। हम आरएसआई के बारे में बात करेंगे और आरएसआई के बारे में कुछ बेसिक आइडियाज सीखेंगे। फिर हम आरएसआई के पीछे की कैलकुलेशन पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि एक ट्रेडर के लिए इसका क्या मतलब है। इसके अलावा हम आरएसआई के सिग्निफिकेंस को देखेंगे, या ये क्या है जो आरएसआई को एक बेहतर इंडिकेटर बनाता है। हम कन्वेंशनल आरएसआई की लिमिटेशंस या उन गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जो ट्रेडर्स अक्सर आरएसआई के साथ करते हैं। फिर हम एंड्रू कार्डवेल के आरएसआई मॉडल पर चर्चा करेंगे और बेहतर आरएसआई सेटिंग के लिए इसे मॉडिफाई करें। उसके बाद हम आरएसआई के विभिन्न यूजर्स के बारे में बात करेंगे और अंत में हम 3 आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करके वीडियो को समाप्त करेंगे, जिनका आप मार्केट में उपयोग कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आरएसआई का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है और यह जे वेल्स वाइल्डर द्वारा डेवलप्ड एक मोमेंटम इंडिकेटर है। बेसिकली, आरएसआई एक ऑसिलेटिंग टाइप इंडिकेटर है जो एक फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज या रेंजेस के बीच ऊपर और नीचे चलता है। आरएसआई इंडिकेटर के वैल्यूज 0 और 100 के बीच ऑसिलेट करते हैं। इसका मतलब यह है कि यह कभी भी 0 से नीचे नहीं जा सकता है और यह कभी भी 100 से ऊपर नहीं जा सकता है। चूंकि आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है, यह मापता है कि प्राइस कितनी तेजी से चलती है। प्राइस जितनी जल्दी बढ़ी है, आरएसआई वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। इसके विपरीत, प्राइस जितनी तेजी से गिरती है, आरएसआई वैल्यू उतना ही कम होता है। यदि प्राइस बहुत धीमी मोमेंटम से ऊपर या नीचे जाती है, तो आरएसआई इंडिकेटर मिडिल में होगा, जो कि 50 से 60 की रेंज के आसपास है। आरएसआई 20 और 30 के बीच कहीं भी उतार चढ़ाव कर सकता है और 70, 80 या 90 से अधिक तक जा सकता है, खासकर जब मार्केट में मजबूत मोमेंटम हो। वेल्स वाइल्डर द्वारा वर्णित एक कन्वेंशनल स्टैंड पॉइंट से 30 और 70 के बीच के लेवल्स महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली जब आरएसआई 30 तक पहुंचता है तो इसे ओवरसोल्ड वैल्यू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि एक्सटेंसिव सेलिंग ने प्राइसेस को बहुत नीचे धकेल दिया है और सप्लाई लगभग डिप्लीट हो गया है, और इसलिए मार्केट में वापस उछाल या बुलिशनेस आने की उम्मीद है। इसी तरह जब आरएसआई इंडिकेटर 70 से ऊपर चले जाता है, तो मार्केट को ओवरबॉट वैल्यू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि एक्सटेंसिव बाइंग ने प्राइस को बहुत ऊपर धकेल दिया है और अब ज्यादा डिमांड नहीं है, जिसका अर्थ है कि प्राइस में गिरावट आने वाली है। हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में बाद में इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम आरएसआई के पीछे की कैलकुलेशंस को ब्रीफ में देखते हैं, जो हमें इंडिकेटर के बारे में अधिक समझने में मदद करेगी। आरएसआई इंडिकेटर फॉर्मूला यह है: RSI equals 100 minus 100 divided by 1 plus RS, जहां RS relative strength है, जो average gain divided by average loss द्वारा दी जाती है। ठीक है, यह मत सोचो कि यह कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या मैथ्स आपको डराने मत दो, क्योंकि यह उतना कठिन नहीं है जितना दिखता है। मैं इसे क्लैरिफाई करता हूं ताकि आप इसे बहुत आसानी से समझ सकें। जैसा कि आप इस कैलकुलेशन में देख सकते हैं, केवल मुश्किल हिस्सा रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेशन है, जिसे एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस के रूप में डिफाइन किया गया है। सरल शब्दों में, एवरेज गेन बड़ा होने पर या एवरेज लॉस कम होने पर रिलेटिव स्ट्रेंथ या आरएस वैल्यू बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, एवरेज गेन का वैल्यू कैसे बढ़ता है? इसे समझना बहुत आसान है। उदाहरण के लिए, जब प्राइस तेजी से ऊपर जाती है, छोटे या बिना किसी पुलबैक के, तो आपका एवरेज गेन बड़ा होता है, क्योंकि प्राइस पॉजिटिव गेन्स बना रही है, जो बदले में हायर आरएस वैल्यू की ओर ले जाती है। इसी तरह जब प्राइस तेजी से गिरती है, छोटे या बिना किसी पुलबैक के, और यदि आप एक लॉन्ग पोजीशन रखते हैं, तो आपका एवरेज लॉस बड़ा होता है, क्योंकि प्राइस नेगेटिव गेन्स कमा रही है, जो बदले में आरएस वैल्यू को कम करती है। अब इसे ध्यान में रखते हुए कि आरएस वैल्यू डिनोमिनेटर पर है, तो आरएस का वैल्यू जितना अधिक होगा, आरएसआई वैल्यू उतना ही अधिक होगा, और यदि आरएस वैल्यू कम है, तो आरएसआई भी कम होगा। इसलिए ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका एवरेज गेन जितना अधिक होगा, आपका आरएसआई उतना ही अधिक होगा। मुझे आशा है कि यह समझ में आता है।
नहीं भी हो तो डरो मत, आइए कुछ एग्जाम्पल्स पर नजर डालें। मान ले कि आपका एवरेज गेन 10 रुपये के बराबर है और एवरेज लॉस 1 रुपये के बराबर है। 10 को 1 से डिवाइड करने पर आपका RS वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगा। अब आपको बस इतना करना है कि वैल्यूज को फॉर्मूला में डालना है और आपको लगभग 91 का RSI मिलेगा। 91 का RSI वैल्यू आपको दिखाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, क्योंकि आपका एवरेज गेन आपके एवरेज लॉस से काफी अधिक है। आइए दूसरी सिचुएशन पर विचार करें, जहां आपका एवरेज गेन 10 रुपये के बराबर है, लेकिन एवरेज लॉस 20 रुपये के बराबर है। जब 10 को 20 से डिवाइड किया जाता है तो आपका RS वैल्यू 0.5 के बराबर होता है। अब नंबर्स को फॉर्मूला में डालें और आपको 33.34 का RSI वैल्यू मिलेगा। इसका कारण ये है कि आपका एवरेज लॉस एवरेज गेन से अधिक है, तो मार्केट में बेरिश मोमेंटम अधिक है। यही कारण है कि आपका RSI वैल्यू गिर गया है। RSI कैलकुलेशन के लिए उपयोग की जाने वाली स्टैंडर्ड पीरियड 14 है, जिसका अर्थ है कि प्रीवियस 14 कैंडल्स के एवरेज गेन और लॉस का उपयोग RSI डेटा की कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट इन 14 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइसेस को RSI एस्टिमेशन के लिए लिया जाता है। ये बताता है कि RSI सेटिंग्स द्वारा एवरेज गेन या एवरेज लॉस में एडजस्टमेंट्स किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 14 पीरियड का RSI चुनते हैं तो एवरेज गेन और एवरेज लॉस अंतिम 14 कैंडल्स पर आधारित होगा। इसी तरह यदि आप 5 पीरियड का RSI चुनते हैं तो एवरेज गेन और एवरेज लॉस अंतिम 5 कैंडल्स पर आधारित होगा। इसलिए यदि आपने लोअर RSI पीरियड सेटिंग का उपयोग किया है तो इंडिकेटर रीसेंट प्राइस मूवमेंट्स के प्रति अधिक सेंसिटिव होगा, और यह हायर RSI पीरियड सेटिंग के ठीक विपरीत है, जहां इंडिकेटर रैंडम प्राइस मूव्स के प्रति कम सेंसिटिव हो जाता है। वेल्स वाइल्डर के अनुसार RSI के लिए सबसे अच्छी सेटिंग 14 पीरियड्स की ही डिफॉल्ट सेटिंग है, लेकिन यदि आप अपनी कन्वीनियंस के लिए सेटिंग्स बदलना चाहते हैं तो यह कोई अपराध नहीं है। RSI का एक मुख्य एडवांटेज यह है कि यह एक लीडिंग इंडिकेटर है। RSI का उपयोग अक्सर मार्केट में पॉसिबल ट्रेंड चेंजेस के अर्ली सिग्नल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह विशेषता ही इसे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा प्राइस मूव होने से पहले तैयार होने के लिए एक शक्तिशाली टूल बनाती है, और इस तरह एक अर्ली ट्रेड एंट्री के कारण हायर रिटर्न्स बनाने की चांसेस को इम्प्रूव करती है, जो कि एक लैगिंग इंडिकेटर द्वारा पॉसिबल नहीं है। RSI का एक अन्य सिग्निफिकेंस यह है कि RSI का उपयोग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के साथ किया जा सकता है, चाहे वह वीक्स या मंथ्स या डेज, आवर्स या मिनट्स का इनपुट्स के रूप में हो। इसलिए लंबे टाइम के स्केल का उपयोग करके अपने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स के साथ अलाइन करना संभव है। इसका मतलब यह है कि यदि मंथली RSI रीजनेबली लो है लेकिन बढ़ रहा है तो डेली RSI पर बाय सिग्नल के सफल होने की अधिक संभावना है। इसी तरह एक हायर लेकिन फॉलिंग मंथली RSI बताता है कि डेली RSI में एक बाय सिग्नल संभवतः एक गलत इंडिकेशन है। जब आप RSI के साथ मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर अपना एनालिसिस करते हैं तो आप ऐसी इनसाइट्स पा सकते हैं। और अंत में एक मोमेंटम इंडिकेटर होने के नाते RSI को यह पहचानने की महाशक्ति मिलती है कि कब मोमेंटम बढ़ रहा है और कब मोमेंटम का लॉस हो रहा है। हम इसके बारे में और बात करेंगे जब हम बाद में RSI के यूजेस पर चर्चा करेंगे। यदि 14 पीरियड का RSI 30 लेवल से नीचे है तो यह आपको बता रहा है कि प्रीवियस 14 डेज या प्रीवियस 14 कैंडल्स में प्राइसेस में बहुत गिरावट आई है और मजबूत बेरिश मोमेंटम है और मार्केट ओवरसोल्ड है। उस अर्थ में मार्केट में जोरदार गिरावट आई है, लेकिन इसका किसी भी तरह से यह मतलब नहीं है कि मार्केट जल्द ही किसी भी समय रिबाउंड करेगा, या सिर्फ इसलिए कि यह ओवरसोल्ड है इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। यह एक गलती है जो कई ट्रेडर्स करते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि RSI इंडिकेटर ओवरसोल्ड है इसका मतलब है कि यह खरीदने का समय है, या सिर्फ इसलिए कि RSI इंडिकेटर ओवरबॉट है ये शॉर्ट करने का समय है। वास्तव में जो इंडिकेटर आपको बता रहा है वो ये है कि मार्केट में मजबूत मोमेंटम है। यदि मार्केट ओवरबॉट है तो यह आपको बता रहा है कि मजबूत बुलिश मोमेंटम है, और अगर यह ओवरसोल्ड हुआ है तो यह आपको बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है। यही समझने की महत्वपूर्ण बात है। एक बार फिर सिर्फ इसलिए खरीदने की गलती न करें क्योंकि RSI ओवरसोल्ड है, क्योंकि जो ओवरसोल्ड है वो अधिक ओवरसोल्ड भी हो सकता है। इसलिए यदि आप चार्ट्स को अधिक बारीकी से देखते हैं तो आप देखेंगे कि रियल मोमेंटम मूव तब होती है
जब प्राइस 70 के लेवल से ऊपर चली जाती है और एक मजबूत तरीके से ऊपर की ओर बढ़ जाती है, या जब ये 30 ओवरसोल्ड लेवल से नीचे जाती है, तो एक बहुत मजबूत बेरिश प्राइस मूव होती है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। RSI के साथ एक और समस्या यह है कि यदि प्राइस एक रेंज में रहती है, तो ये बहुत सारे मिसलीडिंग सिग्नल्स जनरेट कर सकता है। इसलिए जब प्राइस कंसोलिडेट हो रही हो या रेंज बाउंड हो, तो RSI सिग्नल्स पर भरोसा करने से बचना बेहतर है। RSI के साथ एनालिसिस करते समय नए ट्रेडर्स को सिखाया जाने वाला पहला लेसन ये है कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स का ट्रेड कैसे किया जाए। नए ट्रेडर्स को सिखाया जाता है कि जब RSI 70 या उससे अधिक तक पहुंचता है, तो यह एक लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलने या एक शॉर्ट पोजीशन पर एंट्री करने का अवसर होता है। इसी तरह से यदि RSI 30 या उससे कम हो जाता है, तो ये शॉर्ट पोजीशन को कवर करने या लॉन्ग पोजीशन खोलने का अवसर है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि RSI को ऐसे समय में डिजाइन किया गया था जब मार्केट्स बहुत अधिक रेंज बाउंड थे। ये चार्ट 1975 से 1980 तक S&P 500 को दर्शाता है, और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मार्केट ज्यादातर समय के दौरान रेंज बाउंड होते हैं। हुई एक्सटेंसिव रेंजर्स के इस पर्सपेक्टिव से RSI एक शक्तिशाली टूल की तरह लग रहा था, और एक ओवरसोल्ड RSI को खरीदने और एक ओवरबॉट RSI को बेचने का सजेशन उस समय एक रिलायबल और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी की तरह लगता है। लेकिन 21वीं सेंचुरी में कंप्यूटर्स, इंटरनेट, एल्गोस और अन्य चीजों के साथ बहुत कुछ बदल गया है। मार्केट अब हमेशा लेकर नहीं रहे हैं, तो RSI को भी मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। इस पर्पस के लिए आप या तो एंड्रू कार्डवेल या कॉन्स्टेंस ब्राउन का फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मैं एंड्रू कार्डवेल के RSI मॉडल का पालन करूंगा। एंड्रू कार्डवेल के अनुसार 5 प्रकार की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स रेंज शिफ्ट्स हैं जो अंडरलाइंग एसेट की ट्रेंड को निर्धारित करने में मदद करती हैं। पहला प्रकार बुलिश रेंजर्स है। ये देखा गया है कि एक बुलिश रेंज में RSI 40 to 80 लेवल्स के बीच में ऑसिलेट करता है। तो इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए जब RSI 40 तक पहुंचता है, तो यह एक ओवरसोल्ड जोन होता है, और जब भी RSI 80 तक पहुंचता है, यह एक ओवरबॉट जोन होता है। दूसरी रेंज सुपर बुलिश रेंज है। सुपर बुलिश रेंज में हालांकि RSI 60 to 80 जोन्स के बीच ऑसिलेट करता है। इसलिए जब भी RSI 60 से 65 तक पहुंचता है या इससे ऊपर जाता है, तो ये खरीदने का एक अच्छा अवसर है, और इसकी बहुत संभावना है कि मार्केट इन लेवल से बाउंस बैक कर सकता है, जिससे हायर प्राइस मूवमेंट्स के लिए एक सपोर्ट लेवल बनता है। तीसरा बेरिश रेंज है। ये देखा गया है कि बेरिश रेंज में RSI 20 to 65 जोन्स के बीच ऑसिलेट करता है। अकॉर्डिंगली जब RSI 60 to 65 जोन तक पहुंचता है, तो यह अब एक ओवरबॉट एरिया है, या दूसरे शब्दों में यह RSI पर एक अच्छे सेलिंग पॉइंट के रूप में कार्य करता है। और जब RSI 20 तक पहुंचता है, तो यह अब एक ओवरसोल्ड जोन है। चौथी रेंज सुपर बेरिश रेंज है। RSI सुपर बेरिश रेंज में 20 to 40 जोन के बीच ऑसिलेट करता है। जब भी RSI 40 के लेवल्स पर पहुंचता है, तो ये 20 RSI लेवल्स को टारगेट के रूप में रखते हुए बेचने का एक अच्छा अवसर होता है, क्योंकि 40 का लेवल अब प्राइस मूवमेंट्स के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य करेगा। अंतिम रेंज साइडवेज रेंज है। साइडवेज रेंज में ये देखा गया है कि RSI 40 से 60-65 जोन के बीच ऑसिलेट करता है, जो हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड है। इन रेंज शिफ्ट सिनारियोज में हमने 5 पॉइंट्स की एडिशनल रेंज ली है, जैसे 60 to 65, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ स्टॉक्स में रेजिस्टेंस के रूप में 65 के लेवल काम करते हैं और अन्य स्टॉक्स में 60 लेवल रेजिस्टेंस जैसा काम करते हैं। इसलिए हायर और लोअर साइड्स के लिए RSI रेंज में 5 पॉइंट्स की टॉलरेंस लिया जाता है। RSI रेंज शिफ्ट का ये लॉजिक सभी प्रकार के चार्ट्स के साथ अच्छी तरह से काम करता है, चाहे वो इंडेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज आदि हो। यह इन सभी प्रकार के चार्ट्स पर लागू होता है। अब हम इस रेंज शिफ्ट फिनोमेनन को चार्ट में अप्लाई करेंगे और इसकी उपयोगिता देखेंगे। इस चार्ट को देखें, जहां हम बुलिश रेंज, सुपर बुलिश रेंज और साइडवेज रेंज को समझेंगे। बुलिश रेंज को एक ब्लू बॉक्स की मदद से रिप्रेजेंट किया गया है, जहां RSI 40 to 80 की रेंज के बीच ऑसिलेट करता है, जहां 80 ओवरबॉट कंडीशन है और 40 ओवरसोल्ड कंडीशन है। जैसा कि चार्ट में देखा गया है, जब भी RSI 80 जोन को छूता है, प्राइस अपनी मोमेंटम को स्लो डाउन कर देती है और नीचे गिर जाती है।
चार्ट में अगला हरा बॉक्स एक सुपर बुलिश रेंज को इंगित करता है, जिसके तहत RSI 60 to 80 की रेंज के बीच ऑसिलेट करता है। ये स्पष्ट है कि इस स्टेज के दौरान स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दी है। हालांकि साइडवेज मार्केट को एक लाल बॉक्स की मदद से दिखाया गया है, जहां RSI 40 से 60-65 जोन्स के बीच ऑसिलेट करता है। यहां स्टॉक की प्राइस साइडवेज मूव करने या एक रेंज के भीतर रहने की उम्मीद है, और एक ट्रेडर के रूप में आप RSI में बहुत सारे उतार चढ़ाव देख सकते हैं। अगला चार्ट एक बेरिश रेंज दर्शाता है, जिसे वायलेट बॉक्स की मदद से हाईलाइट किया गया है। यहां RSI 60 to 65 से 20 जोन की रेंज के बीच ऑसिलेट करता है, जहां 60 to 65 ओवरबॉट कंडीशन के रूप में कार्य करता है और 20 ओवरसोल्ड कंडीशन है। और अंत में ये चार्ट एक सुपर बेरिश रेंज को इंगित करता है, जैसा कि लाल रंग में हाईलाइट किया गया है, जहां RSI 40 to 20 रेंज के बीच ऑसिलेट करता है और यह सजेस्ट करता है कि एक मजबूत डाउन मूव संभव है। मुझे उम्मीद है कि RSI रेंज शिफ्ट की कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गई है। आप RSI को एक ट्रेंड फिल्टर की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो आप RSI इंडिकेटर को ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए ट्रेंड फिल्टर के रूप में उपयोग करें। ऐसा करने के लिए आपको RSI सेटिंग्स के साथ थोड़ा खेलना होगा। शुरुआत के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपनी RSI सेटिंग को 200 पीरियड में बदल दें। इस सेटिंग का मतलब है कि RSI इंडिकेटर पिछले 200 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइसेस कंसिडर करेगा, ताकि एवरेज गेन से लेकर एवरेज लॉस को मेजर की जा सके। इसका प्रॉपर लॉजिक निकालने के लिए हम 50 लेवल द्वारा दर्शाई गई RSI मिडलाइन का उपयोग कर सकते हैं। मिडलाइन क्या दर्शाती है कि यदि RSI 50 से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि एवरेज गेन किसी पर्टिकुलर पीरियड में एवरेज लॉस से अधिक है। और अगर RSI 50 से नीचे है, तो इसका मतलब है कि एवरेज गेन किसी गिवन पीरियड में एवरेज लॉस से कम है। इसलिए यदि पिछले 200 कैंडल्स पर एवरेज गेन एवरेज लॉस से अधिक है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि RSI इंडिकेटर 50 से ऊपर होगा, क्योंकि लॉस की तुलना में अधिक गेन है। इसी तरह अगर पिछले 200 कैंडल्स में एवरेज लॉस एवरेज गेन से अधिक है, तो आपका RSI इंडिकेटर 50 से नीचे होगा। इसलिए RSI इंडिकेटर का उपयोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड फिल्टर के रूप में किया जा सकता है। इसका एसेंस ये है कि यदि 200 पीरियड का RSI इंडिकेटर 50 से ऊपर है, तो आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह मार्केट एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है और आपको केवल बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करनी चाहिए। और अगर 200 पीरियड का RSI इंडिकेटर 50 से नीचे है, तो आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह मार्केट लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है और आप केवल सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर सकते हैं। जब मैं लॉन्ग टर्म शब्द का उपयोग करता हूं, तो यह उस टाइम फ्रेम के रिलेटिव होता है जिसे आप देख रहे हैं, क्योंकि यदि आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर 200 कैंडल्स का रेफरेंस देते हैं, तो ये केवल 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होगा। इसी तरह यदि आप इसे डेली टाइम फ्रेम पर करते हैं, तो ये डेली टाइम फ्रेम पर एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होगा। अब इस अप्रोच के साथ समस्या इसका सेंसिटिविटी है, क्योंकि कैलकुलेशन में लार्ज नंबर ऑफ कैंडल्स शामिल होंगी और इसलिए प्राइसेस में चेंज होने के बाद सिग्नल्स बहुत लेट प्राप्त होंगे। इसलिए टाइम फ्रेम जितनी अधिक होगी, लैग उतना ही अधिक होगा। यह मार्केट के ट्रेंड को खोजने के लिए केवल एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, और यदि आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, तो कृपया इसका उपयोग करने से बचें और इसके बजाय रेंज शिफ्ट कॉन्सेप्ट का उपयोग करके ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मेथड का फॉलो करें, जो मार्केट के ट्रेंड को डिफरेंट जोन्स में एक्सप्रेस करने में अधिक डिटेल्ड है। लेकिन आइडिया ये है कि आपको RSI के साथ अपनाए जा सकने वाले विभिन्न तरीकों से familiarize कराया जाए। डाइवर्जेंस RSI का एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है। उन लोगों के लिए जो डाइवर्जेंस से अपरिचित हैं, डाइवर्जेंसेस पावरफुल टूल्स हैं जो प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर की डिसऑनेस्टी की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। एक डाइवर्जेंस तब डेवलप होता है जब इंडिकेटर प्राइस के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता है। डाइवर्जेंसेस मुख्य रूप से प्राइस और इंडिकेटर के मूवमेंट के आधार पर नेगेटिव और पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस में क्लासिफाइड होते हैं। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस एक नया लो लेवल बनाती है, जबकि इंडिकेटर एक नया हाई बनाता है। इसी तरह नेगेटिव डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस एक नया हाई बनाती है, लेकिन इंडिकेटर एक नया लो बनाता है। डाइवर्जेंस पैटर्न्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 रेगुलर या नॉर्मल डाइवर्जेंस है, जिसमें बुलिश और बेरिश रेगुलर डाइवर्जेंस शामिल है।
दूसरी ओर इरेग्युलर या हिडन डाइवर्जेंस हैं, जिनमें बुलिश और बेरिश हिडन डाइवर्जेंस भी शामिल है। एक रेगुलर डाइवर्जेंस तब होता है जब मोमेंटम प्राइस ट्रेंड का सपोर्ट नहीं करती है। हम आरएसआई पर हाइस के मुकाबले प्राइस चार्ट पर हाइस की तुलना करके बेरिश डाइवर्जेंसेस की पहचान कर सकते हैं। यदि प्राइस नए हायर स्विंग हाइस बनाती है लेकिन आरएसआई नए लोअर स्विंग हाइस बना रहा है, तो इसे रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस के रूप में जाना जाता है। यह आपको बताता है कि शायद प्राइस ऊपर की ओर कमजोर हो सकती है और जल्द ही प्राइसेस में करेक्शन हो सकता है। यह हमेशा ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं दे सकता है। संभवतः आप एक पुलबैक या माइनर रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि यदि आरएसआई पर पहला हाई ओवरबॉट जोन में बनता है और दूसरा स्विंग आपकी आरएसआई रेंज सेटिंग्स के आधार पर ओवरबॉट जोन के ठीक नीचे बनता है, तो डाइवर्जेंस सिग्नल मजबूत होता है। इसके विपरीत यदि हम देखते हैं कि प्राइस नए लोअर स्विंग लोज बना रहा है लेकिन आरएसआई नए हायर स्विंग हाइज बना रहा है, तो हम एक रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं। यह आपको बताता है कि बेयर्स कमजोर हो रहे हैं या बुल्स ऊपर जाने के लिए ट्रैक्शन प्राप्त कर रहे हैं और जल्द ही प्राइसेस में करेक्शन की संभावना हो सकती है। और जैसा कि पहले कहा गया है, यह हमेशा ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं हो सकता है। सबसे अधिक संभावना है कि आप अपसाइड की ओर एक पुलबैक या माइनर रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। नोट करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यदि आरएसआई पर पहला लो ओवरसोल्ड जोन में बनता है और दूसरा स्विंग आपकी आरएसआई रेंज सेटिंग के आधार पर ओवरसोल्ड जोन के ठीक ऊपर बनता है, तो डाइवर्जेंस सिग्नल अधिक मजबूत होता है। अब बात करते हैं हिडन डाइवर्जेंसेस की। एक हिडन डाइवर्जेंस तब होता है जब मोमेंटम प्राइस ट्रेंड के विपरीत होने के बावजूद ट्रेंड बनी रहती है। हिडन डाइवर्जेंसेस के मामले में इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ छुपा रहा है। इसके बजाय यह इस फैक्ट को छुपा रहा है कि ट्रेंड जारी रहने वाली है। इस विचार का उपयोग या कंसिडरेशन केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह डोमिनेंट ट्रेंड का हिस्सा हो, जिसका अर्थ है कि मार्केट में एग्जिस्टिंग ट्रेंड बेरिश होनी चाहिए। इसलिए एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस लोअर हाइज बनाता है लेकिन आरएसआई हायर हाइज बनाता है। जब हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की बात आती है, एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस तभी रेलेवेंट होता है जब डोमिनेंट ट्रेंड एक अप ट्रेंड हो। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की पहचान करने के लिए हमें यह देखने की जरूरत है कि प्राइसेस हायर लोज बना रही हैं, जबकि आरएसआई नया लोअर लोज बनाता है। यह आपको बताता है कि आरएसआई द्वारा निहित बढ़ती बेरिश मोमेंटम के बावजूद ट्रेंड स्ट्रक्चर बनी रही। इसलिए हिडन डाइवर्जेंस बार्गेन या डिस्काउंट वैल्यूएशन पर एक बुलिश ट्रेंड में शामिल होने का अवसर देता है। मैं कहूंगा कि यदि आप चार्ट को ठीक से पढ़ सकते हैं तो स्विंग ट्रेड्स को प्रभावी ढंग से अप्लाई करने के लिए डाइवर्जेंस एक अच्छा टूल है। लेकिन मैं डाइवर्जेंस से जुड़ी किसी भी स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि यह पहले से ही बहुत कॉमन है और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप ट्रेड एंट्रीज के लिए कैंडलस्टिक्स का उपयोग करने वाली आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजीज के बारे में अधिक जानें। और अंत में हम 3 आरएसआई स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। पहली स्ट्रैटेजी मल्टी टाइम फ्रेम्स पर रेंज शिफ्ट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। दूसरी स्ट्रैटेजी आरएसआई के साथ 2 मूविंग एवरेजेस है और आखिरी स्ट्रैटेजी आरएसआई ट्रेंड लाइन ब्रेक है। जैसा कि हमने कार्डवेल मॉडल से समझा है, एक बुलिश मार्केट में और एक बेरिश मार्केट में आरएसआई इंडिकेटर के लिए अलग अलग रेंजर्स हैं। इसलिए 70-30 रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बजाय हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए आरएसआई इंडिकेटर के लिए 60-40 रेंज का उपयोग करेंगे। आरएसआई इंडिकेटर के रेंज 40 to 80 है, जिसका उपयोग बुलिश मार्केट को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, और बेरिश मार्केट के लिए 65 to 20 के बीच की रेंज होती है। इसलिए जब भी मार्केट बेरिश होता है तो यह ऊपर की ओर 60 to 65 के लेवल्स को पार नहीं कर पाएगा, जिसका अर्थ है कि यह एक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य करेगा। और जब भी मार्केट बुलिश ट्रेंड में होगा, आरएसआई 40 लेवल से नीचे नहीं जा पाएगा, जिसका अर्थ है कि यह 40 लेवल एक मजबूत सपोर्ट लेवल के रूप में कार्य करेगा। साथ ही रेंज शिफ्ट की इस कॉन्सेप्ट को किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई किया जा सकता है, चाहे इंट्राडे, डेली, वीकली आदि। विचार यह है कि जब मंथली और वीकली आरएसआई 60 के लेवल से ऊपर हो तो स्पष्ट रूप से एक बुलिश ट्रेंड का संकेत मिलता है। लेकिन जब आरएसआई इंडिकेटर डेली चार्ट में 40 लेवल्स पर सपोर्ट लेता है तो इसे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है, जो एक बहुत अच्छा सेटअप है, क्योंकि प्राइस वापस बाउंस बैक कर सकती है और शायद ये 40 के लेवल से नीचे नहीं जाएगी,
क्योंकि 40 का लेवल एक सपोर्ट लेवल के रूप में कार्य करेगा। जब एक बुलिश कैंडल 40 RSI लेवल पर बनता है तो प्राइसेस में राइज आ सकता है और आप स्टॉक खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस इस मामले में उस बुलिश कैंडलस्टिक के निचले हिस्से में रखा जा सकता है जहां से मूवमेंट शुरू हुआ था, और पहला टारगेट 60 RSI लेवल हो सकता है। इसके विपरीत जब मंथली और वीकली RSI 40 के लेवल से नीचे होता है तो स्पष्ट रूप से मार्केट में बेरिश ट्रेंड का संकेत मिलता है। लेकिन जब RSI इंडिकेटर डेली चार्ट में 60 के लेवल पर सपोर्ट लेता है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनाता है। यह दर्शाता है कि प्राइस वापस गिर सकती है और 60 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि 60-65 का लेवल्स मजबूत सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। इसलिए यदि 60 RSI लेवल्स पर एक बेरिश कैंडल बनता है तो प्राइसेस वहां से वापस गिर सकती हैं और आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस मामले में भी उस बेरिश कैंडलस्टिक के ऊपर रखा जा सकता है जहां प्राइस डिक्लाइन शुरू हुई थी, और पहला टारगेट 40 RSI लेवल हो सकता है। इन शॉर्ट, विचार यह है कि दो बड़ी टाइम फ्रेम्स में ओवरऑल मार्केट ट्रेंड का पता लगाया जाए। यदि दोनों लॉन्गर पीरियड RSI एक पर्टिकुलर ट्रेंड का संकेत देते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पर RSI एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बना रहा है, तो यह एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी का एक अच्छा इंडिकेशन है। आप अपनी ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स के अनुसार टाइम फ्रेम्स बदल सकते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि आप इसे इंट्राडे पर्पसेस के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो हायर टाइम फ्रेम्स को 1 घंटा या 15 मिनट RSI के रूप में रखें, और लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट हो सकती है, ताकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट को चेक की जा सके और ट्रेड एंट्री भी ली जा सके। हम RSI को ट्रेड एंट्री टूल के रूप में फिल्टर करने में सहायता के लिए एनालिसिस का एक एक्स्ट्रा पीस जोड़ सकते हैं, और वो मूविंग एवरेजेस के उपयोग के साथ है। सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज को प्राइस चार्ट पर प्लॉट नहीं किया जाता है, लेकिन इसे सीधे RSI इंडिकेटर में ही जोड़ा जाता है। चिंता न करें, यदि आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन नहीं है तो आप उमर ओस्कल द्वारा RSI विद मूविंग एवरेजेस नाम की इस कम्युनिटी स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं। ये ठीक काम करता है। अब आपको शक हो सकता है, 2 मूविंग एवरेजेस हमें ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में कैसे मदद कर सकते हैं, जो खुद एक लैगिंग इंडिकेटर है। लेकिन सबसे पहले हमें अपने मूविंग एवरेज की सेटिंग को एडजस्ट करना होगा। ब्लैक कलर का मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज है, जिसमें 33 पीरियड्स है, और ऑरेंज कलर का मूविंग एवरेज फास्ट मूविंग एवरेज का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि 14 पीरियड के RSI पर प्लॉट किया गया 13 पीरियड मूविंग एवरेज है। 2 मूविंग एवरेज का उपयोग करने का बेसिक आइडिया स्लो और फास्ट मूविंग एवरेजेस के बीच क्रॉसओवर्स की तलाश करना है। इसलिए यदि आप चाहें तो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और इंडिकेशंस की सेंसिटिविटी को एडजस्ट करने के लिए 20 और 9 मूविंग एवरेजेस जैसी विभिन्न सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग करते हैं। लेकिन इस इंडिकेटर में तेज यानी 13 पीरियड वाला एवरेज एक सिंपल मूविंग एवरेज है, जबकि धीमा यानी 33 पीरियड वाला एवरेज एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ट्रेड आइडिया काफी सरल है। देखें कि RSI कब नीचे से दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है। RSI का ये क्रॉसओवर 50 के लेवल से नीचे हो तो बेहतर है। अब आपको सतर्क रहना होगा और ऑब्जर्व करना होगा कि क्या मूविंग एवरेज एक साथ करीब आ रहे हैं, और यदि फास्ट मूविंग एवरेज स्लो 33 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर क्रॉस हो जाता है तो आप लॉन्ग ट्रेड्स को लेने देख सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आपको मूविंग एवरेज के स्लोप को भी देखना होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्राइस मूव सिग्निफिकेंट होने वाला है या नहीं। इसके अतिरिक्त आप बेहतर कॉन्फर्मेशंस के लिए बुलिश कैंडलस्टिक्स के आधार पर अपनी ट्रेड एंट्रीज की योजना बना सकते हैं। सेल साइड पर भी ऐसा ही सेटअप है। देखें कि जब RSI ऊपर से दोनों मूविंग एवरेज से नीचे जा रहा है, RSI का ये क्रॉस अंडर 50 लेवल या मिड लाइन से ऊपर हो तो बेहतर है। अब आपको सतर्क रहना होगा और ऑब्जर्व करना होगा कि क्या मूविंग एवरेज एक साथ करीब आ रहे हैं, और यदि फास्ट मूविंग एवरेज ऊपर से स्लो 33 पीरियड एवरेज से नीचे आ जाता है तो आप शॉर्ट ट्रेड्स लेने की सोच सकते हैं। जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, आपको मूविंग एवरेज के स्लोप को भी देखना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्राइस मूव सिग्निफिकेंट होने वाला है या नहीं। इसके अलावा एडिशनल कॉन्फर्मेशंस जैसे प्राइस एक्शन और बेरिश कैंडलस्टिक्स का उपयोग करना सुनिश्चित करें। आप इस स्ट्रैटेजी का उपयोग इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए प्रभावी ढंग से कर सकते हैं।
ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि RSI इंडिकेटर और प्राइस चार्ट लगभग साथ साथ चलते हैं। जिस तरह हम प्राइस चार्ट में ट्रेंड लाइन को अप्लाई करते हैं, उसी तरह हम RSI में ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। चूंकि RSI एक मोमेंटम ऑसिलेटर है, एक ट्रेंड लाइन आपको मोमेंटम की डायरेक्शन निर्धारित करने में मदद करेगी। आपको बस इतना करना है कि RSI चार्ट पर टॉप्स और बॉटम्स कनेक्ट करना है और ट्रेंड लाइन ब्रेक का ट्रेड करना है। RSI अप ट्रेंड लाइन खींचने के लिए आपको आमतौर पर RSI लाइन पर 3 या अधिक हाई स्विंग लो पॉइंट्स को कनेक्ट करना होगा, जैसे ही यह बढ़ता है। इसी तरह RSI लाइन पर 3 या अधिक लोअर स्विंग हाई पॉइंट्स को जोड़कर एक डाउन ट्रेंड लाइन तैयार की जाती है, जैसे ही यह गिरती है। ध्यान दें कि ट्रेंड लाइन बनाना कुछ हद तक सब्जेक्टिव है। आप जिस गाइडलाइन का उपयोग कर सकते हैं, वो पहले 3 या अधिक पॉइंट्स को जोड़ना है और फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देखने के लिए लाइन को एक्सटेंड करना है। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, तो यह आपको दिखाता है कि मोमेंटम वापस शिफ्ट हो गई है। उदाहरण के लिए, एक अप ट्रेंड RSI लाइन के मामले में जो 3 या अधिक स्विंग लोज को जोड़ती है, RSI इंडिकेटर एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करता है। अब जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, तो इस बात की अधिक संभावना है कि RSI में फर्दर मूव होने पर यह लाइन अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। सबसे अधिक संभावना है कि RSI ट्रेंड लाइन पर होने वाली रैली वापस स्विंग को रिजेक्ट कर देगी और RSI नीचे की ओर गिर जाएगी, जो एक डाउनसाइड मोमेंटम का संकेत देगी। इस मामले में जब प्राइस RSI ट्रेंड लाइन से नीचे ब्रेक हो जाती है, तो आप एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं या फिर इंतजार कर सकते हैं कि प्राइस एक बार फिर ट्रेंड लाइन पर वापस आ जाए और फिर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन के बाद एक ट्रेड पोजीशन में एंटर करें। डाउन ट्रेंड RSI लाइन के मामले में स्ट्रैटेजी सिमिलर है। आपको केवल एक लॉन्ग ट्रेड सेटअप में फिट होने के लिए एंट्री क्राइटेरिया के रूल्स को बदलना होगा। एडिशनल कॉन्फर्मेशंस प्रदान करने के लिए कैंडलस्टिक्स और प्राइस एक्शन का उपयोग करना सुनिश्चित करें। ध्यान रखें कि RSI ट्रेंड लाइन ब्रेक आमतौर पर प्राइस चार्ट पर ट्रेंड लाइन के ब्रेक से पहले होता है, जिससे एक एडवांस सिग्नल या वार्निंग मिलती है और ट्रेड करने का एक बहुत ही अर्ली अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिसका अर्थ है कि RSI ट्रेंड लाइन ब्रेक एक एडवांस सिग्नल देता है कि प्राइस बहुत जल्द उसी ट्रेंड लाइन को तोड़ने वाली है। आपको समझना चाहिए कि RSI कोई परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है। यही कारण है कि कई इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इसे एक वाइडर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में शामिल करना चुनते हैं, जिसमें प्राइस एक्शन और एडिशनल पॉपुलर इंडिकेटर्स जैसे MACD आदि शामिल है। लेकिन यहाँ विचार इंडिकेटर के बारे में गहराई से जानने का है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे अपने चार्ट में बैकटेस्ट करें और सेटिंग्स और एप्लीकेशंस के साथ खेलें, ये देखने के लिए कि क्या ये वास्तव में आपके लिए काम करता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इसने आपको कुछ जानकारी दी है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अनेबल करें ताकि आप आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।